अस्सलाम वालेकुम। स्पेन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बेका के ऊपर वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आप या आपका बच्चा कोई स्पेन में पढ़ रहा है और उसका जो एजुकेशन है वो लाजमी एजुकेशन से बाहर है, मतलब 10वीं के बाद उसका कोई भी कोर्स है तो उसका बेका लगता है, तो वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ग्रादो मेडियो का हो, ग्रादो सुपेरियोर का हो या यूनिवर्सिटी लेवल का हो। तो वो आप, क्योंकि प्रोसीजर सबका सेम ही है अप्लाई करने का, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि वीडियो से पहले आपके पास हों, या जब आप अब साथ में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सारी फैमिली के जो आईडी कार्ड्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। एम्पादोनोमिन तो आपके पास होनी चाहिए। लिब्रो दे फामिलिया नुमेरोसा अगर आपकी है तो फामिलिया नुमेरोसा भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर से भी दातों हमें ऐड करनी होगी। और साथ साथ में जिस स्कूल में आपका इस साल कोर्स चल रहा है उस स्कूल का नाम, और जो कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स का नाम, और जो आप नेक्स्ट ईयर जिस स्कूल जाएंगे उस स्कूल का नाम, और जो कोर्स आप करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो चलिए आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कोई भी बेका हो, किसी भी कोर्स के लिए हो, तो वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल पे लिखना है बेकास या यूदास आलुमनोस निवेलेस पोस्ट ओब्लिगाटोरियोस। पोस्ट ओब्लिगाटोरी होता है लाजमी एजुकेशन के बाद की जो तालीम होती है, उसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेज खुल के आ जाएगा, तो इसमें हमने क्लिक करनी है जो बेकास या यूदास para alumnos niveles post obligatorios लिखा हुआ है जहाँ पे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं जहाँ पे 23-24 लिखा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो क्योंकि डायरेक्ट हमें उस पेज पे ले जाएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करें बेकास ayudas alumnos de niveles post obligatorios। ये जो कोर्स 2023-2024 वाला होगा, मतलब नेक्स्ट कोर्स होगा उसके लिए, तो ये हमें इस पेज पे ले आएगा। तो ये पेज, क्योंकि शायद आपको गूगल में अगर आप सही नहीं लिखते तो आपके सामने ना आए, तो ये लिंक जो है ना, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या पहले कमेंट में। अगर मुझे याद ना रहा और आप मतलब वीडियो देख रहे हैं और कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो पहले कमेंट में आप पूछ लें, तो उसी वक्त मैं आपको ये पेस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये पेज खुल के सामने आ गया। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम बेकास y ayudas alumnos de nivel post obligatorios, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्लस हुआ है 27 मार्च से लेकर 17 मई तक हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सेसो al servicio ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप तुम्हारे पास ये जो उसूआरियो, मतलब तुम रजिस्टर हो या नहीं इस पेज पे। तो क्योंकि मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताने जा रहा हूँ, तो इस वजह से हम इमेजिन करते हैं कि हमें नहीं पता। यहाँ पे आपके पास, मतलब हम रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास अगर तो क्लावे या डिजिटल सर्टिफिकेट है तो रजिस्ट्रेशन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ से अपना वो क्लावे या सर्टिफिकेट दिखिताल एलेक्ट करें और उसके साथ एंटर हो जाएं। लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास वो भी नहीं है, तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे फिर। रजिस्ट्रेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे। हमने करना है यहाँ पे रजिस्ट्रार से के ऊपर क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कह रहा है पर्सोना फिजिका या रजिस्ट्रो दे एंटिडad। तो ये पर्सोना फिजिका मतलब मैं अपने लिए एक इंसान के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी दातोस मैंने यहाँ पे लिखनी है। nombre, apellido, fecha de nacimiento, तारीख पैदाइश को कहते हैं। tipo de documento DNI है तो DNI, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप अपना नहीं एलेक्ट करें और उसके बाद उसका लिख दें। यहाँ पे número de soporte, ये número de soporte वो होता है जो हमारा जो एक्सट्रांजेरो का जो कार्ड होता है उसके ऊपर एक जो उसकी स्कीना होती है ऊपर वाली राइट साइड वाली, जो इसका कोना होता है उसके ऊपर ये नंबर होता है एक, और अमूमन ई से शुरू होता है, ए de España से, तो वो लिखना है। यहाँ पे आपने अपना 2 दफ़ा पासवर्ड लिखना है जो आपको आपने रखना है, और यहाँ पे 2 दफ़ा ईमेल लिखनी है और टेलीफोन नंबर लिखना है। ये सब कुछ लिखने के बाद हमने इसको थोड़ा सा नीचे करना है। तो नीचे जब हम करेंगे, इन 2 जगहों पे मैंने क्लिक करनी है कि जो कुछ भी मैंने लिखा वो बिल्कुल ठीक है, और मैं इजाज़त देता हूँ कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं आप। ये करने के बाद मैं इसको कर दूंगा एक्सेप्ट। एक्सेप्टार करने के बाद मुझे ये कह रहा है कि तुम्हारी ये उसूआरियो तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये मतलब एंटर होने के लिए टेलीफोन नंबर तुम्हारा ये है, ईमेल एड्रेस वगैरह ये है। तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल यही है, ओके कर देता हूँ कन्फर्मार। तो अब मुझे कहते हैं कि तुम्हारा जो ईमेल है उसमें हमने एक मैसेज भेज दिया है, तो वहाँ पे जाओ और उसको ओके करो। मैं कह देता हूँ ओके, एक्सेप्टार कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं ईमेल अपनी पे आता हूँ, जो 2 दफ़ा मैंने ईमेल लिखी थी तो उसके ऊपर ये इन्होंने भेजा वो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, और साथ में कह रहे हैं कि अपना जो कंप्लेतार करना रजिस्ट्रेशन उसके लिए इसके ऊपर क्लिक करो, इस लिंक के ऊपर। इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मतलब कहते हैं कि आपका वो ओके हो गया रजिस्ट्रेशन।
तो अब आपने एंटर होना है, तो यहाँ पे अपना देने या नहीं है जो भी आपने लिखा है वो लिखें, और जो कोड पासवर्ड आपने रखा है वो यहाँ पे लिखें। दोनों चीज़ें लिखने के बाद मैं कर देता हूँ एक्सेस। तो क्योंकि अब मेरे पास रजिस्ट्रेशन मुकम्मल है, आपने पहले भी देखा है जब हम एंटर हुए हैं तो फिर भी हम इसी पेज पे थे, तो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक की थी। तो अब क्योंकि हम रजिस्टर हो चुके हैं तो अपना देने या नहीं यहाँ पे लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। तो दोनों चीज़ें लिखने के बाद हम करेंगे एक्सेस। जब हम एक्सेस करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कोई भी मेरे पास कोई एप्लीकेशन इस वक्त पेंडिंग नहीं है, मतलब मैंने अभी तक किया ही नहीं क्योंकि पहली दफ़ा मैं एंटर हो रहा हूँ। तो अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, एक्सेसो अल्ट्रामीते इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने ये करना है। पहले हिस्से में आपकी सारी जो आपकी फाइनेंशियल देखी जाएगी, मतलब आपकी पावर कितनी है, कि आप इस बेका के हकदार हैं या नहीं, मतलब जनरल इंफॉर्मेशन है आपके पास यहाँ पे। सबसे पहले हमने ये करना है, क्योंकि पहले क्या होता था डायरेक्ट आप सितंबर में अप्लाई करते थे, अक्टूबर में, तो उसके बाद आपका ये रिजल्ट आ जाता था। लेकिन अब क्योंकि अगला कोर्स शुरू होने से पहले ही कर रहे हैं, तो इस वजह से सितंबर में आपको जाके दोबारा से abriremos un nuevo plazo aproximadamente en el mes de septiembre, मतलब सितंबर में इसका सेकंड जो प्रोसीजर है वो शुरू होगा, सोलो para modificar algunos datos de la beca। उसके लिए सिर्फ कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकेंगे, ओ presentar alegaciones या कोई अपील वगैरह आपने करनी हो तो आप सितंबर में कर सकेंगे। लेकिन जब आप एक दफ़ा प्रेजेंtar कर देते हैं तो मेन चीज़ें आप इसमें चेंज नहीं कर सकेंगे, फैमिली मेम्बरान या familia numerosa वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आप चेंज कर सकेंगे। बाकी कोर्स के हवाले से, क्योंकि अभी तक ये आपको आइडिया आपको हो जो कि आपने ये करना है, तो उस अंदाज़न आप लिख रहे हैं, तो वो आप सितंबर में चेंज कर सकेंगे। और उसके बाद ये कुछ रिकमेंडेशंस आपके लिए कि आप ये चीज़ें अपने पास रखें ताकि आपको आसानी हो ये फिलअप करने के लिए। familia numerosa, discapacidad अगर है तो ये इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेंगे और इसको एंड पे ले जाएंगे। जब इसको एंड पे आप लेके जाएंगे तो ये हमें कह रहा है कॉन्टिन्यूआर। तो यहाँ से आपने क्या करना है, कॉन्टिन्यूआर, और दोबारा यहाँ पे नंबर या पी तो पहले से लिखा आएगा, नीफ नंबर पे लिखा आएगा, तो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और ये यहाँ पे कह रहा है डॉक्यूमेंटो de identidad corresponde, ये जो हमारा नीफ नंबर है ये किसका है, स्टूडेंट का है या उसके माँ बाप में से किसी एक का है। अगर बच्चा 14 साल से ज़्यादा उम्र का है तो ये बच्चे का होना लाजमी है। तो क्योंकि ये ज़्यादा मतलब 100% कह लें, 99.9% जो बेकस होते हैं ये 16 साल से बड़े बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि ये एसओ के बाद के होते हैं। तो इस वजह से ये बच्चे का ही आप डायरेक्ट आपने लिखा होता है। शुरू में भी मैंने बच्चे का ही जो है वो स्टूडेंट का ही लिखा है। तो यहाँ पे स्टूडियंते करेंगे। स्टूडियंते करने के बाद कह रहे हैं क्या ये 18 साल से बड़ा है, तो अगर 18 साल से बड़ा है तो सी कर दें, अगर नहीं तो नो कर दें। और यहाँ पे दोबारा आपने कहना है कि मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इजाज़त देता हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन कर लें। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखना है जो भी है वो सब कुछ सच है, कोई झूठ नहीं है, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं जो मैं दे रहा हूँ एक्सेट्रा। मतलब कि आपने यहाँ पे दोनों चीज़ों पे ओके करके कंटिन्यूअर कर देना है। कंटिन्यूअर करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है datos identificativos del estudiante, verificación de documento de identidad। जो बच्चे का आईडी कार्ड है उसकी यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी। किस तरह से होगी, जो número de soporte होता है उसके साथ। तो यहाँ पे दोबारा फिर ये लिखा हुआ है बच्चे का नाम, número de documento सॉरी, जो नीफ नंबर उसका, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे dispone de certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea। अगर आप यूरोपीय यूनियन के नहीं हैं, मतलब सिटीजन, मतलब स्पेन के अलावा किसी और यूरोपीय यूनियन के मुल्क के नहीं है, तो आप यहाँ पे नो लिख दें। और यहाँ पे कार्ड का जो सपोर्ट है, número सपोर्ट है, वो लिखना है। पहले भी मैंने आपको बताया número सपोर्ट वो होता है जो हमारे नीफ नंबर के, जो हमारा जो तरखेता रेसिडेंसिया होता है उसकी जो स्कीना होती है, जो उसकी नुक्कर होती है दाएं जाने वाली, उस पर लिखा होता है और ई से ज़्यादातर शुरू होता है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद हमने कंटिन्यूअर कर देना है। जब हम कंटिन्यूअर करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। दातोस पर्सनales del estudiante, दोबारा मेन चीज़ें उसकी पहले से लिखी हुई हैं जो हम पहले लिख चुके हैं। अब हमने यहाँ पे ये कुछ चीज़ें रह गई हैं वो हमने लिखनी है, जैसा कि tiene solo autorización de estancia por estudios, क्या आपके पास सिर्फ स्टडी के लिए वीज़ा है? नहीं, क्योंकि आप रेजिडेंट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नो कर दें। tiene permiso de residencia en España? sí, मेरे पास रहने की permiso de residencia है। यहाँ पे आपने लिखना है वो तारीख जिस तारीख को आपको पहला कार्ड मिला था, आपका जो तरखेता रेसिडेंट है। और यहाँ पे आपने लिखनी है जिस डेट को आपका ये कार्ड एक्सपायर होगा जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सेक्सो लिखना है, मर्द या औरत, एस्तादो सिविल, यहाँ पे आप शादीशुदा, गैर शादीशुदा, तराकी याफ्ता, जो भी हो। सिचुएशन लाबोरल, तो यहाँ पे आपने एलेक्ट कर लेनी है एस्टूडियांते। डिस्कापासिडाद, अगर कोई मजूरी है तो यहाँ पे
परसेंटेज अलग कर लेनी है, वरना लिख देना है sin discapacidad। और ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर पहले से ही लिखा होगा। थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं तो फिर यहाँ पे दोबारा उसी टाइप की इंफॉर्मेशन है। क्या आप régimen de acogida, कोई आपको मतलब अडॉप्ट किया हुआ है? नहीं। constituye unidad familiar independiente, कि आपकी फैमिली अलहदा से मतलब अलहदा से रह रहे हैं आप? यहाँ पे नहीं, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ। en el curso 22-23 estudió en la universidad y residió fuera de domicilio familiar, क्या आपने यूनिवर्सिटी में स्टडी की और घर से बाहर रहे? नहीं। 2022 में ha sido el propio estudiante autónomo o tuvo ingresos procedentes de actividad económica, तो क्या जो स्टूडेंट है वो ऑटोनोमो रहा है या रही है और उसको इनकम हुई है इससे? नो। obtuvo estudiante durante el año 2000 rentas extranjeros que no declaradas en España, क्या आपको बाहर किसी मुल्क से आपकी इनकम थी? नहीं। convive con pareja registrado no, क्या आपकी अपना pareja के साथ रहते हैं? यहाँ पे सी या नो आपने अपने हिसाब से कर देना है। तो यहाँ पे है डिक्लाराción de la renta, क्या आपने नवारा या पाइस बास्को में की है या नहीं? अगर इन दोनों में से किसी एक सूबे में किया तो सी कर दें, वरना दोनों पे नो कर दें। यहाँ पे नीचे है डोमिसिलियो familiar, आपकी फैमिली का जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है सारा का, ये प्रोविंसिया número वगैरह। नीचे आपने मुनिसिपियो आपका जो जिस जगह पे आप रह रहे हैं, समझ लें शहर, मैं यहाँ पे लोग्रोनियो रह रहा हूँ तो लोग्रोनियो लिखूंगा। कोई बार्सिलोना शहर में रह रहा है तो बार्सिलोना लिखेगा। तो उसको ढूंढने के लिए आपने अपना जो भी नाम है आपके मुनिसिपियो का, उसके पहले 3 लेटर्स लिखने हैं और यहाँ पे सर्च कर देना है। जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद वो सारे आ जाएंगे, जो आपका होगा वो यहाँ से एलेक्ट कर लें और नीचे अपना पोस्ट कोड लिख लें। पोस्ट कोड लिखने के बाद थोड़ा सा नीचे करें इसको, तो यहाँ पे कह रहा है रेसिdirá fuera de domicilio familiar durante el curso, अगले साल क्या आप घर से बाहर रहेंगे? सी या नो। अगर आप मतलब स्टडी के लिए घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, कहीं और आपने रहना है तो यस कर दें, वरना आपने नो कर देना है। और उसके बाद domicilio en España, si va a residir domicilio familiar durante 23-24 y aún no conoce datos sobre vivienda en la que va a alojar, तो अगर आप अपनी फैमिली से बाहर कहीं और रह रहे हैं तो आप सितंबर में वो दातों ऐड कर सकेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा आप किस जगह पे रहने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप डोमिसिलियो इन स्पानिया, या आपका एड्रेस स्पेन में है जहाँ पे आपने रहना है, तो सी कर दें। टीपो दे बिया, यहाँ पे आपने वो सारा एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप रहेंगे। और दोबारा यहाँ पे आपने वही उसी तरीके से अपना मुनिसिपियो ढूंढना है, लोकालिदाद और पोस्ट कोड लिख देना है। क्या आप एड्रेस आप जो एड्रेस आपने दिया है इस पे आप अपना जो आपको आएगा नोटिफिकेशन वगैरह इस पे हासिल करना चाहते हैं तो सी कर दें। डोमिसिलियो और डिपार्टामेंटो जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें वो अपना लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है हमने नो कर दिया है तो ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर आप अपने घर में ही रहेंगे, कोई स्पेशल किसी जगह पे आपको नहीं जाना रहने के लिए, तो फिर आपने यहाँ पे नो कर दिया और ये सारा आप खाली छोड़ देंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप बाहर कहीं नहीं रहने जा रहे तो फिर आपके पास एड्रेस भी नहीं होगा जहाँ आपने रहना है। तो इसको इसी तरह छोड़ के हम क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे। जब नीचे करेंगे तो ये बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने लिखनी है। तो आईबान नंबर हमने लिखना है यहाँ पे ES के साथ जो भी आपका शुरू होगा ईबैन नंबर, वो आपने पूरा यहाँ पे लिखना है। 24 होते हैं नंबर्स और 2 मतलब 22 नंबर्स और 2 लेटर्स शुरू पे होते हैं। तो ये सब कुछ लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको पहले नंबर पे इसको गुआर्दार कर लें और या डायरेक्ट ही मतलब अगले पेज पे जाने की कोशिश करें। जब आप ये करेंगे तो आपको मतलब मैं शुरू में आपको कहा है कि मतलब थोड़ी देर पहले कि आप वारदार कर लें। इसका फ़ायदा ये होता है जो कुछ आपने ऐड कर दिया है वो ज़ाया नहीं होता, वो वहीं पे सेव हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ये वारदार हो गया। तो अब आपने क्या करना है, 2 वाले पे आ जाना है, तो 2 वाले पे ये चीज़ें आ जाएंगी। वारदार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट आपके पास उस वक्त नहीं है, कहीं से आपको लेना है, तो वो क्योंकि अगर आपका 10 मिनट से ज़्यादा ये ऑन हो तो वो खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। तो आपने जो कुछ भी लिखा होता है वो बेहतर ना हो, वो एलिमिनार ना हो, डिलीट ना हो, तो वारदार कर लें। तो इसके बाद मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि जब आपने वारदार कर दिया और ये फाइल वेबसाइट बंद कर दी तो दोबारा आप कैसे एंटर हो सकते हैं और वहीं से आप शुरू कर सकते हैं जहां पे आपने इस एप्लीकेशन को छोड़ा था। तो अब हमने पहली जो पिछली साइड थी यहाँ पे हमने ये सब कुछ लिख लिया। यहाँ पे हम वारदार भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 2 दबा सकते हैं। डायरेक्ट 2 दबाएंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से वारदार कर सकते हैं या पहले ही ये वारदार हमने कर लिया था। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी फैमिली मेम्बरान ऐड करने हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पूछ रहा है número de miembros que compone la unidad familiar incluido el estudiante, स्टूडेंट मिला के घर में टोटल कितने बंदे हैं, वहाँ पे आपने नंबर्स लिख देना है और यहाँ से आपने एक एक करके हर फैमिली मेम्बर को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं फादर को मिसाल के तौर पे, तो जब हम यहाँ पे करूँगा आग्रेगार familiar तो ये खुल के आ जाएगा पेस्तानिया। तो यहाँ पे मैंने लिखना है apellidos, nombre, tipo de parentesco, ये मतलब रिश्ता क्या आपका इसके साथ। तो यहाँ पे आप अगर बाप है तो पादरे, माँ है तो मादरे, hermano बहन का, भाई का, और hermana बहन का। es extranjero, अगर वो extranjero है तो सी कर दें, वरना नो। tipo de documento कौन सा है उसके पास, अगर extranjero है तो नहीं करें और यहाँ पे वो नहीं लिख दें। उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें, estado civil शादीशुदा गैर शादीशुदा जो भी है, situación laboral काम कर रहा है, desempleado है जो भी है वो यहाँ पे आपने अलग करनी है। और क्या 2022 में वो ऑटोनोमो था और उसको इनकम हुई थी या नहीं, तो नो कर दें अगर नहीं। और क्या बाहर से आपको स्पेन से बाहर से क्या इनकम हुई थी या नहीं, तो अगर हुई थी तो सी, अगर नहीं तो नो करके यहाँ से वारदार familiar कर दें। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख के आप वारदार familiar करेंगे तो ये आप देख सकते हैं पहले सिर्फ एस्टूडियंट था, अब 2 बंदे हो गए हैं फैमिली के। तो ये 2 हमारे पास हो गए। अब हमने क्या करना है, अगले बंदे को ऐड करना है। फिर हम अग्रेगार familiar करेंगे, फिर सेम ही करेंगे माँ के लिए मिसाल के तौर पे, दोबारा फिर अग्रेगार करेंगे। अब अगर हमने अपने भाई को ऐड करना है तो फिर यहाँ पे पारेंटेस्को पे हमने hermano लिख दिया, तो इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें निकल आएंगी। यहाँ पे उसका वही लिखना है, extranjero नंबर, fecha de nacimiento, estado civil, situación laboral, discapacidad अगर हो तो यहाँ पे लिखनी है। तो अगर discapacidad permanente है तो फिर भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। और उसके बाद fecha de resolución, कब आपको discapacidad है, अगर नो कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद वही क्या 2022 में ऑटोनोमो रहा है या नहीं, नो। और क्या ये फैमिली आपकी 2000 मतलब बाहर से कहीं से आपको इनकम हुई है या नहीं, वो उस हिसाब से लिख के आपने वारदार familiar, ये बहन भाई के लिए सेम प्रोसीजर होगा, वारदार कर देते हैं। तो अब हमारे पास हमने देख लिया ये स्टूडेंट है और उसके साथ पादरे, मादरे, hermano और hermana, ये हमारे 5 बंदे हो गए। ये पाँचों के ऊपर भी हमने 5 ही लिखे थे तो इस वजह से ये हमारा कोइंसिडियर हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे करना है। जब थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ से पूछ रहा है कि आपका जो फैमिली का मेन बंदा है, जिस जो फैमिली चला रहा है, जो sustentador de familia, वो क्या काम करता है। तो जो भी आपकी सिचुएशन होगी आपने उस बंदे की लिख देनी है। यहाँ पे हमने लिखा है obrero sin especialización, कोई स्पेशल उसका काम नहीं था, वैसे एक प्योन टाइप काम था उसका, तो आप ये कर सकते हैं उसके लिए। या अगर आपका कोई स्पेशल कोई इनमें से कोई काम है तो आप वो अलग कर सकते हैं। उसके बाद condición de familia numerosa, क्या आपकी फैमिली familia numerosa है या नहीं। familia numerosa 3 बच्चों से या 3 से ज़्यादा बच्चों के साथ होती है, तो अगर है तो यहाँ पे सही करेंगे, अगर नहीं तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। और उसके बाद नीचे orfandad absoluta del estudiante, क्या इसके माँ बाप में से कोई मतलब फोत हो गया तो सी कर दें। violencia de género अगर हुई है तो सी कर दें। अगर violencia de género, hijo menor de 25 de víctima de violencia de género, तो क्या आपके माँ बाप में से किसी एक को violencia de género, मतलब जो घरेलू तशद्दुद होता है violencia de género, तो वो हुआ है या नहीं, तो सी कर दें। pertenece a la unidad familiar monoparental, मतलब आप माँ बाप दोनों में से किसी एक के साथ अगर रह रहे हैं तो यहाँ पे सी कर दें। और अगर आप यहाँ पे करते हैं familia numerosa है आपकी, सी करते हैं, तो फिर ये सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे एक्स्ट्रा। आपने वो familia numerosa का जो नंबर होता है वो लिखना है, कब आपको ये मिली थी, कब तक है, कितने बच्चे हैं उसमें, और यहाँ पे वो सूबा, वो कम्युनिटी जिसमें ये इशू की है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है और इसको थोड़ा सा नीचे करके ओके करेंगे, मतलब वारदार कर दें या ओके कर दें। और अगले या डायरेक्ट आप 3 नंबर पे आ जाएं तो वो सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 3 नंबर पे आते हैं तो 3 नंबर पे मुझसे पूछ रहा है अगले साल हमने, मतलब पहले इस साल मैंने क्या स्टडी कर रहा हूँ और बाद में अगले साल मैंने क्या करना है। तो सबसे पहले मुझे पूछ रहा है 2022 2023, मतलब इस साल। तो इस साल क्या मैं मतलब मेरे पास कोई título होगी, कोई डिग्री होगी मेरे पास, कोई सनत मिलेगी मुझे, या मेरे पास है या इस साल मिलेगी। तो अगर इन दोनों में से कोई भी हाँ का ऑप्शन है तो आप सी कर दें। और उसके बाद आपने अगर यहाँ पे सी करते हैं तो यहाँ पे लिखना है कौन सी होगी। तो मैंने लिखा है, क्योंकि मैं ग्रादो मेडियो करने जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा है एजुकेशन सेकुंडारिया ओब्लिगाटोरिया indique el año académico del último curso, आखिरी साल जो आपने स्टडी की थी। तो मैंने लिखा 2022 और 2023। अगर आपका कोई और होगा तो आप उस हिसाब से लिख देंगे। el centro donde estudia está en España, क्या स्पेन में है वो स्कूल जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, सी कर दें, अगर नहीं तो नो कर दें। son estudios universitarios, क्या यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी है, तो मैंने कहा नहीं।
तो अब यहाँ पे लिखना है वो प्रोविंसिया जहाँ पे ये स्कूल है, तो यहाँ पे मैं प्रोविंसिया सेलेक्ट किया। और उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम, तो स्कूल के नाम के लिए आप स्कूल का मिसाल के तौर पर अगर बिला नोवा है तो आप यहाँ पे बिला लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वो सारे आ जाएंगे जिनके नाम बिला है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सब कुछ खुद ब खुद जो है ना वो rellenar हो जाएगा। तो comprobar selecciona correctamente centro de estudios और यहाँ पे स्पेसिफिque el estudio, तो आप क्या स्टडी कर रहे हैं इस साल, तो मैंने लिखा है eso educación secundaria obligatoria। तो यहाँ पे अगर आप cuarto de la ESO में है तो आप cuarto eso लिखते हैं, tercero de la ESO है tres eso लिखते हैं, या अगर आप grado medio में है तो यहाँ पे grado medio लिखते हैं। जो भी आप इस साल कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो थोड़ा सा नीचे हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा estudios universitarios 2023-2024 में आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे। मैंने कहा नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो यहाँ पे सी करेंगे, तो फिर यूनिवर्सिटी की यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन देनी है। और यहाँ पे नीचे हमने करना है provincia donde radica el centro que cursará el estudio 2023-24 में, मतलब अगले साल जहाँ पे आप पढ़ेंगे वो किस प्रोविंसिया में है, यहाँ से प्रोविंसिया सेलेक्ट करें। और उसके बाद उसी तरह हमने वो स्कूल ढूंढना है यहाँ से जिस स्कूल हम पढ़ेंगे। प्रोविंसिया ऊपर हमने ढूंढ लिया, स्कूल के पहले 3 लफ्ज़ हमने लिखे और सर्च किया तो ये स्कूल का नाम भी आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा rellenar खुद ब खुद हो जाएगा। तो कौन सा मतलब कुर्सो आपने करना है, प्रीमेरो सेगुंडो, तो अगर आप इस केस में हम ग्रादो मेडियो की बात कर रहे थे तो प्रीमेरो दे ग्रादो मेडियो था इसलिए हमने प्रीमेरो कर दिया। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन थी तो फिर भी उसका हमने कुर्सो बताना है कौन सा साल है, प्रीमेरो सेगुंडो tercero या cuarto। ये करने के बाद आपने यहाँ पे बताना है कि número de horas semanales, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप इनमें से कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ये जो ब्रैकेट में है, तो फिर आपने बताना है कि कितने घंटे आप हफ्ते के पढ़ेंगे। और नीचे आपने बताना है क्या जो आप मतलब पढ़ने जा रहे हैं estudios de oferta específica a personas adultas o bachillerato nocturno, अगर तो ये personas adultas के लिए कोर्स है या ये bachillerato nocturno है मतलब रात वाला bachillerato है, तो यहाँ पे आपने सी कर देना है। क्योंकि हमारे केस में ये नहीं था इस तरह, ये नॉर्मल स्कूल था, दिन के टाइम का था और adultos का नहीं था तो हमने नो कर दिया। realiza estudios presenciales, तो क्या आप जो प्रेसेंशियल होता है कि खुद आपने जाना होता है, ऑनलाइन नहीं होता, तो बिल्कुल ये प्रेसेंशियल है। तो यहाँ पे मैंने प्रेसेंशियल लिख दिया। कितना डिस्टेंस है, कितना ये फासला है आपके घर से स्कूल का, किलोमीटर्स में आपने बताना है सिर्फ जाने का, तो यहाँ पे हमने 30 किलोमीटर्स लिख दिया। आप अपने हिसाब से लिख दें जितना आपके घर से स्कूल का फासला है। ये लिखने के बाद फिरमार ई प्रेसेंटार सोलिसिtud, यहाँ पे आप करेंगे क्लिक कि मैं मतलब सब कुछ ओके हो गया, अब इसको मैंने डन करना है, फिरमार ई प्रेसेंटार। तो जब आप फिरमार y presentar करेंगे तो कह रहा है una vez se presenta la solicitud no se podrá realizar cambios, एक दफ़ा आपने इसको प्रेजेंटर कर दिया तो बाद में चेंजिंग इसमें नहीं होगी किसी किस्म की भी। तो मैं कर देता हूँ aceptar। जब आप aceptar करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पे कह रहा है कि आपकी ये solicitud presentada हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं la solicitud se encuentra presentada। तो अब हम यहाँ से अपना justificante जो है ना वो डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा कि ये आपकी सोलिसिtud presentar हो गई है और ये है उसका justificante। तो उस justificante के ऊपर आपकी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपने यहाँ पे ऐड की है, और साथ में अगर कोई चीज़ आपसे वो मांग रहे हैं कि आप जाके दें तो वो भी होगी। आम तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे जाके देना नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो justificante है वो आ गया 2023-24 के लिए। तो ये इसको अगर आप नीचे करेंगे तो इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, अगर किसी भी familiar का आप नीफ नंबर या डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही नहीं लिखेंगे तो वो यहाँ पे आपको फिरमार करते वक्त बताएगा कि ये बंदा आपकी फैमिली का ओके नहीं है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो हमारे पास बासे दातों है उसमें कोइंसिड नहीं हो रही, तो इस वजह से इसे चेक करें या रीचेक करें। अगर फिर भी नहीं होता तो प्रेसेंटर तो आप कर देंगे, लेकिन आपको वो कहेंगे कि इसका ओरिजिनल जो है ना वो लेके और फोटोकॉपी लेके हमारे किसी भी ऑफिस में जाके हमें 2 फोटोकॉपीज़ की, तो वो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका सब ओके है तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इन प्रिंसिपियो देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने इजाज़त दी है कि खुद वो चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है या नहीं। तो अब हमने क्या करना है, सितंबर तक वेट करना है। सितंबर में जब दोबारा अप्लाई खुलेगा तो उसमें इसी तरह इसमें जो हमने अकाउंट बनाया है उसमें अपने निये या देने के साथ एंटर होकर पासवर्ड लिखेंगे, तो उसमें जो चीज़ें चेंज करनी हुई सितंबर में वो हम कर देंगे। लेकिन मेन चीज़ यही थी जो आज हमने कर दिया, इससे हमारा बेका जो है ना वो अप्लाई हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो समझाने की कोशिश की गई है वो आपको समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ पे मैंने शुरू में भी आपको बताया, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रोसीजर में अभी तक आपने अप्लाई मुकम्मल तौर पे नहीं किया
कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रह गया है तो आपको वो बंद करनी पड़ी है फाइल, तो आपने क्या करना है, वारदार करके दोबारा फिर उसी को खोलना है। तो एक दफ़ा आप वारदार कर लिया जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, तो दोबारा फिर हम उसी तरह खोलेंगे इसको। बेकास या यूदास में जाके ये नीचे वाला 23-24 वाला है उस पर क्लिक करेंगे, या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से दोबारा हमने करना है एक्सेस और सर्विसियो, हमने अपना देने ही यानी ये लिख के, तो जब एक्सेदेर पे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप दातोस लिखी हुई हैं। पहले जब पहली दफ़ा हम एंटर हुए हैं तो ये बिल्कुल खाली था। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एस्तादो बोर्रादोर है। अभी तक जो हमने एप्लीकेशन जो हमने आदि की थी वो प्रेसेंटार नहीं हुई, बोर्रादोर ही है। तो अब हमने इसको एडिट करना है, तो उसके लिए हम दोबारा एक्सेस वाल ट्रामीते पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सेंटर वाला जहाँ पे मोडिफिकार लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमारी फाइल उसी तरह से खुल आएगी जिस तरह से शुरू में हम कर रहे थे। तो यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों पेजेस हमारे सामने हैं, जिस पेज पे हम रह गए थे उसी से हम दोबारा इसको शुरू कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आप अपना बेका दे स्टूडियोज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।